नमस्कार छात्रों। तो आज हम व्यवहारिक हिंदी में जो पाठ नंबर 14 है पल्लवन, इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। तो पल्लवन इस भाग का जो लेखक परिचय है उसका अध्ययन करेंगे। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र जिले के खोपोली गांव में हुआ है। आज सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में चर्चित भी है। विविध विषयों के लिए किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। अपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य भी रखा था। उनकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभाव उत्पाद है। प्रमुख कृतियाँ: साहित्य का समाजशास्त्र, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी कहानी विविध आयाम, हिंदी कहानी विविध विमर्श और हिंदी व्याकरण आदि। विधा का परिचय: प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। इसमें एक ही अंक, एक ही घटना, एक ही दृश्य, जीवन का एक ही भाग, कार्य और उद्देश्य होता है। इसमें भाव, प्रभाव, तीव्रता, गत्यात्मकता अनिवार्य होती है। प्रथम महायुद्ध के बाद 20वीं सदी में अत्यंत लोकप्रिय और प्रचलित साहित्यिक विधा है। तो आज हमने जो पल्लवन भाग का लेखन परिचय, प्रमुख कृतियाँ और विधा का परिचय किया। तो आगे हम पाठ शुरू करते हैं। छात्रों, आप स्क्रीन पर देखिए, वहाँ का वातावरण और उनका जो रंगमंच का प्रस्तावना है उसका विचार यहाँ प्रदर्शित किया है। समय प्रातः 11 बजे, स्थान 12वीं कक्षा। रंगमंच कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर। अध्यापक: नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अवलोकन, आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? अवलोकन करना यानी जांच पड़ताल करना, ऑब्जर्वेशन करना। रोशन: जी सर, प्रश्न पत्र पर अध्ययन हमने भली भांति किया है, यानी ज़्यादातर हमने उसका अध्ययन किया है। अध्यापक: तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में आया है जिसके उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तो यहाँ जो हमारे स्कूल में जो वातावरण होता है, वहाँ का वातावरण का चित्रण क्या है। सुबह के 11 बजे है। वहाँ 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सब इकट्ठा बैठे हैं। कौन बड़े बड़े स्वरों में बातें करता है, कौन एक दूसरे को पुकार रहा है और कोई कुछ तो उनके आपस में चर्चाएं चल रही है। तभी हिंदी शिक्षक का आगमन होता है। सभी विद्यार्थी उन्हें खड़े होकर शुभ दिन के लिए कहते हैं। अध्यापक कहते हैं, आपकी परीक्षा ही नज़दीक आई है, तो आपने अध्ययन के लिए शुरुआत की है क्या? कोई ऑब्जर्वेशन किया है क्या? कोई किसी विषय पर जांच पड़ताल की है क्या? तो रोशन कहते हैं, हाँ जी सर, अध्ययन के लिए हम भली भांति तैयार हो गए हैं। फिर भी आपको कोई एक आध कठिन प्रश्न तैयार हो गया है क्या? कोई कठिनता जान पड़ती है क्या? उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो आपको कोई कठिनता हो तो मुझे बताओ, ऐसा शिक्षक पूछते हैं। तो स्क्रीन पर अगला भाग देखिए, प्रतीक है। सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। अध्यापक: यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों की को बारीकी से नहीं देखा है। तो प्रतीक कहता है, सर हाँ, हमने प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न बड़े सरल और आसान ही है, ऐसा जान पड़ता है। तो अध्यापक कहते हैं, सरल आसान है, लेकिन उसमें कुछ आप प्रश्नों में बारीकियां से देखना चाहिए, वो आपने नहीं देखा है।
शीतल कहती है, सर आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है, उसमें उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। तो शीतल कहती है, हाँ सच है, मैंने बहुत बारीकी से स्टडी की है। मुझे कुछ सवालों में क्या कन्फ्यूजन है, कठिनाइयाँ हैं। अध्यापक, मुझे लगता है कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। सही है, अध्यापक सही कहते हैं। जो सूक्ष्म स्टडी करते हैं उनको सवाल आ भी सकता है और आप में ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अध्यापक कहते हैं, शीतल जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है। शीतल कहती है, हाँ सर सही है, पल्लवन यह घटक है मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसमें दो विचारों में पड़ी हूँ। पल्लवन कैसे लिखते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है, वो मेरे समझ में नहीं आ रही है। अध्यापक, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता। अध्यापक को मालूम है, वो कह रहे हैं पल्लवन यह घटक जरा कठिन है, उसकी स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए। प्रतीक और रोशन कहते हैं, देखो एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। यानी पल्लवन का अर्थ क्या है, वह किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण दीजिए। इसी प्रकार प्रतीक और रोशन शिक्षक को कहते हैं। अध्यापक क्या कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम इस भाग के बारे में क्या जानते हो। सही है, अध्यापक कहते हैं, आपको क्या मालूम है पल्लवन के बारे में, वह मुझे बताइए। रोशन, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। मैं इतना जानता हूँ पल्लवन लिखना एक कला है, और वह अच्छी तरह से कला, यानी उसमें बहुत आपको डीप में स्टडी करनी पड़ती है, सूक्ष्म स्टडी करनी पड़ती है। अध्यापक, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक और विद्यार्थी को जानना चाहिए। सही है, अध्यापक कहते हैं, पल्लवन यह एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और इसको लेखक, शिक्षक और विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरांश, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी। अध्यापक, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। पल्लवन क्या है, कैसे लिखा जाता है, उसका विस्तार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसे जाने बिना आप कोई भी अभ्यास, अध्ययन नहीं आत्मसात कर सकते हैं। इस बात की जानकारी अध्यापक अपने छात्रों को देते हैं। तो अगले स्क्रीन पर आप देखिए, रोशन क्या देखेता है, देखो, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। परिभाषा यानी उसका और कोई संज्ञा या डेफिनेशन आपको मालूम है तो बता दीजिए, ऐसे प्रकार रोशन कहता है। अध्यापक, हाँ हाँ क्यों नहीं, हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। एक्सपांशन यानी विस्तार अथवा फैलाव, यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं, उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना, यही पल्लवन है। रोशन ने शिक्षक को, अपने अध्यापक को पल्लवन इस भाषा का एक्सप्लेनेशन पूछा, विश्लेषण पूछा, या कोई परिभाषा है क्या पूछे, तो सर जी ने क्या बताया, देखो, पल्लवन का अर्थ है एक्सपांशन। एक्सपांशन यानी ही विस्तार, विस्तार यानी ही फैलाव, यानी जब किसी एखाद शब्द, एखाद उद्धरण या सूक्ति, लोकोक्ति, कोई गद्य, काव्य, पंक्ति होते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं, उसको ही पल्लवन कहा जाता है। यानी शब्द एकाध होता है लेकिन उसमें इतना अभ्यास किया जाता है
उसका विस्तार किया जाता है और वह अपने मन में अच्छी तरह से बांधा जाता है और वह कागज पर उतारा जाता है। अर्थात विषय का विस्तार करना ही पल्लवन है। सही है। तो आगे क्या कहते हैं देखो, रिदिम ही तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? हाँ, अध्यापक कहते हैं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। रिदिम के सवाल पर अध्यापक क्या जवाब देते हैं? आप सवाल पूछते हैं वो सही है, हाँ कहते हैं, लेकिन उसका उत्तर है वो नहीं है। सिर्फ विस्तार ही नहीं, उसकी और कुछ विशेषता और नियम भी होते हैं। तो आगे गौरांश यह विद्यार्थी है, वो क्या सवाल पूछता है देखो, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक कहते हैं गौरांश को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अध्यापक समझा देते हैं। आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। अपने भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। तो हर भाषा में कुछ लेखक होते हैं और जो अपने विचारों को सूक्ष्म संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से ही हमें समझाया जा सकता है। रोशन कहता है तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? इसे लिखना जरूरी है क्या? अध्यापक कहते हैं नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विषय पर विस्तार लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता आधार लिया जाता है, यानी कि वहाँ सच्चाई निबंध में भी रहती है, मौलिकता यानी सच्चाई। लेकिन पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा होती है, उसके ही अंतर्गत किया जाता है, यानी उसको मर्यादाएं है। निबंध में मर्यादाएं नहीं होती, ऐसे अध्यापक बताते हैं। आगे रिदिम क्या कहता है, सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? रिदिम कहता है पल्लवन में क्या विस्तार के साथ साथ भाषा का विस्तार पर भी ध्यान देना पड़ता है? हाँ। अध्यापक कहते हैं हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है और इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है, यानी कि अध्यापक समझा देते हैं उधर भाषा विस्तार भी करना जरूर है। भाषा विस्तार के अलावा ज्ञान में विश्लेषण है, ज्ञान के अलावा विश्लेषण भी है। विश्लेषण यानी पृथक्करण, एनालिसिस। संश्लेषण भी है, यानी सिंथेसिस यानी जोड़ना। तार्किक क्षमता होती है, जो घटनाएं महत्वपूर्ण समय पर की जाती है उसके साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल की भी आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा ही जाता है। तो छात्रों, आज हमने इतना ही आधा जो भाग है पल्लवन का उसका अध्ययन किया है। रहा बाकी भाग हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। तो यहाँ तक आप किताब पढ़िए और उसके आपके भी मन में कुछ सवाल उठे तो आप अपने अध्यापक को बता सकते हैं। थैंक यू।